ओके, सो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में बेटा जो हम तक बात कर ली है वो हमने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ठीक है, हम लोगों ने ये बात कर ली थी, स्पेसिमेन पेपर 2 है बेसिकली, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 भी डिस्कस हो गया, 3 4 भी डिस्कस हो गए। ठीक है, और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने आप लोगों को करवा दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो रिकॉर्डिंग्स में देख लीजिएगा। आप लोग तो थे ना क्लास में, ठीक है। ठीक है, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, जो लोग देखना चाहें वो देख सकते हैं। सही है। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर दिया। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये बेसिकली लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। अब इसमें होगा क्या कि ये पहली दफा का इस्तेमाल इस बार इन्होंने दिया है कि इसके अंदर इन्होंने ट्रुथ टेबल आपको दिया है एंड देन दे आस्क यू कि आप इसका क्या करें, सर्किट बनाएं। अच्छा, बेहतर ये है कि इसका आसान तरीका ये होता है कि आप इसका क्या करें बेटा, पहले आप इसकी स्टेटमेंट बनाएं। इन्होंने भी यही बात बाद में भी कह दी कि राइट अ लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर दी गिवन ट्रूथ टेबल। तो जो गिवन ट्रूथ टेबल है उसकी आपने क्या बनानी, लॉजिक एक्सप्रेशन बनानी। सही है। डू नॉट सिंप्लीफाई द लॉजिक एक्सप्रेशन। लॉजिक एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई नहीं करना। अब उसके लिए तरीका क्या होता है सर, तो सबसे पहले बेहतर यही है कि आप एक्सप्लेनेशन उसको ही लॉजिक स्टेटमेंट ही लिखें। अगर आप ट्रूथ टेबल से लॉजिक स्टेटमेंट बना लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, तो इसकी पहचान क्या होती है बेटा, आप सिंपल एक काम करें, आपके पास कहाँ कहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 आ रहा है, और हमारे पास इस जगह के ऊपर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इन दोनों जगहों के ऊपर क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा हमारे पास एक जगह ये है जहाँ पे 1 आ रहा है, और एक जगह ये जहाँ पे 1। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके ट्रूथ टेबल बेसिकली बता रहे होते हैं कि किस किस जगह पे 1 आ रहा है या 0 आ रहा है। 1 आने का मतलब ये है कि जो भी इसकी एक्सप्रेशन होगी उस एक्सप्रेशन में ए और बी की जो वैल्यू होगी उसकी वजह से 1 आ रहा है। समझ आ रही है मेरी बात। तो इस यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें तो ए बी और सी दिया। आप ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, फिर उसके बाद बी इज इक्वल टू क्या है, 0, और सी इज इक्वल टू 0। अब जब ये तीन कॉम्बिनेशन होंगे तो ही आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सही है। तो अब इन तीनों का होना जरूरी है। इन तीनों की आपस में कोई चॉइस नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर A1 यहाँ पे है, B0 है, लेकिन C के 1 होने से क्या हो गया, आंसर 0 हो गया। तो इसका मतलब ये कि A का 1 होना लाजमी है, B का और C का 0 होना लाजमी है। तब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, X के ऊपर 1 आ रहा है। तो इन तीनों में जब कंपलसरी की बात हो रही है तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि इन तीनों के दरमियान में क्या मौजूद होगा, एंड गेट मौजूद, A B एंड C। ठीक है, तीनों में क्या हो जाएगा बेटा, तीनों में हमारे पास यहाँ पे 1 1 आ गया एक तरफ से। दूसरी स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर A इज 1, B इज 1 और C इज 1। तो यहाँ पर भी हमारे पास बेटा क्या आ गया, A एंड, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी। वो ये कि आप इसका जो सोल्यूशन है वो आप इस तरह से बना सकते हैं कि A एंड B बार एंड C बार। A तो है, साथ में B बार, एक तो B बार और एक तो C बार हमारे पास। क्योंकि B की वैल्यू क्या है, 0 है, और C की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, 0 है। ठीक है जी, स्टार्ट नहीं करा है, पास पेपर करा स्टार्ट भाई। अब A इज 1 हो गया सर, B 0 और C 0। तीनों के दरम्यान में क्या लगा दिया हमने, एंड लगा दिया। और बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नॉट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये आप लोगों को अगर याद होगा मैंने जब पढ़ाया था। फिर क्या चीज, क्यों,
तुम बताने में लगे हुए थे, तुम उसको क्या बता रहे थे जब मैं ये चीजें। आप इससे बेटा ऐसे भी लिख सकते हो इस वाली स्टेटमेंट को, और आप चाहो तो आपको अगर ये अंडरस्टैंडिंग है कि यार मैं इस तरह समझता हूँ, तो A is 1 and B is not 1 and C is, ये ज्यादा आसान लगती है तो आप ये कर, ठीक है, ये आपको आसान लग रही है, ठीक है, तो C is not 1। ठीक हो गई बात यहाँ तक। फिर आ जाए सर ये नीचे वाली स्टेटमेंट के ऊपर, यहाँ पर अब A B और C का कॉम्बिनेशन क्या है, 1 1 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बेटा, A is 1 and B is 1। एंड इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर एंड नहीं लगाऊंगा तो फिर, जहां पे एंड नहीं लगाऊंगा और लगाऊंगा तो फिर वो वैल्यू 0 भी हो सकती है, फिर 1 भी हो सकती है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कोई और वैल्यू है जहाँ पे 0 और 1 पे काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी इस केस के अंदर हमारे पास तीनों का 1 होना जरूरी है, ठीक है। सो बी इज 1 एंड, और इन दोनों के दरमियान में हमने क्या लगा दिया, और लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गई सर, ये हमारे पास बन गई है एक फाइनल स्टेटमेंट। और ये जो फाइनल स्टेटमेंट है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके ट्रूथ टेबल को रिप्रेजेंट, ठीक है बेटा। अब इस ट्रूथ टेबल को देखकर, सॉरी, अब आप इस स्टेटमेंट को देखकर आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप इजीली लॉजिक यूज कर सकते हैं। अब जरा देखें बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है A is 1 and B is 1 and C is not, B is not 1 and C is not 1। तो आपने क्या करना है, आपने एक तरफ लेना है A is 1 और दूसरी तरफ क्या बोला है, B is not 1। अब फिर तुम जहन शुरू हो गए, और इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि ये जो लॉजिक गेट है, ये जो लॉजिक टेबल आपको नजर आ रहा है, इस लॉजिक टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी बना रहा है और यहाँ पे भी। तो जब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी तो भी बना है, और यहाँ पे स्टेटमेंट चलेगी तो भी बना, तो इन दोनों में चॉइस हो। एंड लगाएंगे इसका मतलब ये है कि जब ए बी सी की वैल्यू ये और ये दोनों होंगी तब आपके पास बना है, तो ऐसा तो हो नहीं रहा, वो तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है ना। अब हमारे पास बी इज नॉट वन आया, ठीक है बेटा। जो भी कंफ्यूजन है ना मुझे फौरन बता दो ताकि मैं उसी में ही आंसर को कवर कर। यहाँ पे अब आपको क्या लिख दिया, एंड लिख दिया। अब ये वाली स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व हुई। अब इस पूरी स्टेटमेंट को एंड कर दो किसके साथ, सी इज नॉट वन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया सर, नॉट आ गया, और ये वाला एंड, और इन दोनों का आपस में क्या कर दिया मैंने, एंड कर दिया, ठीक है बेटा। अब ये नहीं, अभी रुक जाओ, अभी नीचे वाली भी तो करनी है ना। अब नीचे वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है बेटा, ए इज 1 बी इज 1 एंड सी इज 1। तो ए इज 1 तो यहाँ से ये ले आया, अब ये आया यहाँ से यहाँ तक, और बी हमारे पास आया यहाँ से यहाँ। इन दोनों को आपस में क्या कर लिया, ए और बी को एंड कर लिया, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर है वो मैं सी इज 1 है, तो बेटा ये नॉट के पीछे से लेकर आए। अब ये, अब देखें ये वाली जो स्टेटमेंट है बेटा, ये वाला जो गेट है ये पहली वाली स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो हमारे पास गेट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाली स्टेटमेंट। और इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान में बेटा हमारे पास क्या बना हुआ है, और गेट बना हुआ है। सो व्हाट वी आर डूइंग है, सिक्स मार्क्स का ही क्वेश्चन है, सही है। उसको स्टेटमेंट को ट्रिक सीखना, असल जो गेम है ना वो स्टेटमेंट में ही, असल जो गेम है ना वो स्टेटमेंट का ही। यहां तक मुझे बताएं, यहां तक ठीक है। अब जो ऊपर वाली स्टेटमेंट बेटा मैंने बनवाई है ना, यही स्टेटमेंट आपने कहाँ लिखनी है, ये स्टेटमेंट आप यहाँ लिख दीजिए।
बस यही आपका आंसर। इन्होंने यही बोला है ना, लॉजिक स्टेटमेंट पूछिए ना आपसे, तो बेटा आप वही यहाँ पे क्या कर देंगे, आंसर जो आपको पूरे 9 मार्क्स। अब देखिए ना, ये देखा जाए तो कितना आसान आपके पास हो गया काम, कि आप इजीली जो है वो स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं और इजीली आप उसको ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यार देखो, अगर एक स्टेटमेंट का फर्क होगा ना तो इतना बड़ा मसला नहीं है, वो उसके उसी बात के नंबर है, वो सिर्फ उसी बात के फिर आपके नंबर कटेंगे, पूरे नंबर वो थोड़ी काटेगा। आप सूडो कोड में भी अगर आप देखें, पूरे नंबर थोड़ी कटते हैं सूडो कोड। जो आपने गलत लिखा होता है, जो गलती होगी भाई उसके नंबर आपके रिटर्न। मकसद यही होता है कि चेक करना कि आपको कितना। बेटा देखें, जब भी आपको ट्रुथ टेबल का सवाल दिया जाएगा, अलग से चैनल के ऊपर भी वीडियो मौजूद है इसकी, वो भी देख सकते हो, लेकिन अगर इस सवाल में मसला है तो वो मैं करवा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, स्टार्ट करवा रहा है और उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, सर टोटल वेट 0 है और रिजेक्ट 0 है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने काम ये करना है कि टोटल वेट और रिजेक्ट, ये तो सिंपल वेट हो गया, टोटल वेट और सबसे पहले और रिजेक्ट, इन दोनों को आपने क्या सेट कर दिया, 0 कर। जब भी आप ये सॉल्व करेंगे ट्रुथ टेबल या फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट में आपने इस चीज का ख्याल करना बेटा कि फ्लो चार्ट में सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको ट्रेस करनी है सारी वैल्यूज। तो ट्रेस करने के लिए जरूरी है कि आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट और टोटल या जो भी वेरिएबल इनिशियलाइज होंगे उनको 0 से इनिशियलाइज कर। यहाँ आ जाओ ना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको इनपुट डाटा किस वेरिएबल के नाम से दिया। तो ये जो वैल्यूज दी हुई हैं ये कहलाती हैं इनपुट डाटा। अब ये इनपुट डाटा बेटा यहाँ पर देखें किसके लिए दिया हुआ है, वेट। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यूज किसकी हो गई, ये वैल्यूज जो है वो वेट की हो गई। सही है बेटा। अब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है यहाँ पे, 13। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन से क्या लिखूंगा, 13 लिखूंगा। उसके बाद मैं ये चेक करूंगा, इज वेट ग्रेटर देन 25, क्या वेट 25 से ग्रेटर है। अगर होगा तो रिजेक्ट में चला जाएगा और अगर नहीं होगा तो टोटल वेट में अपडेट। तो अभी टोटल वेट करंटली क्या है बेटा, 0। 0 प्लस 13 कितना हुआ बेटा, 13 हो गया यहाँ पे। तो अब आपका जो टोटल वेट बना बेटा वो कितना बना, 1 क्यों बनेगा, 13। उसके बाद आप देखिए क्या इस वेट 100 से ग्रेटर है, नहीं है, तो नीचे आ जाइए, टोटल वेट में से वेट को माइनस कर। ठीक है, अच्छा नहीं है तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो ऊपर जाएगा और दोबारा से अब आप इनपुट लेंगे। जब आप इनपुट लेंगे बेटा तो ये हमारे पास क्या आ गया, 17। तो वेट वाली जगह पे हम क्या लिख देंगे, 17। क्या 17 25 से ग्रेटर है, नो। जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, पुराने वाले वेट के अंदर नए वाले वेट को ऐड कर दें। तो टोटल वेट हमारे पास 13 था, 13 प्लस 17 क्या बना बेटा, 30 बना। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, टोटल वेट 30। फिर उसके बाद क्या है, ये 100 से ग्रेटर है, नो। फिर दोबारा लूप चलेगा। जब लूप चलेगा तो हमारे पास अब जो वैल्यू आई है वो क्या है, ये 26। क्या, सॉरी यहाँ पे लिख दिया मैंने 26। 26 क्या 25 से ग्रेटर है, यस। जब ग्रेटर है तो रिजेक्ट क्या हो गया, +1 हो गया। समझ आ रही है बेटा बात मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ, सही है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद ये करना है, ये चेक करना है दोबारा से इनपुट 25। 25 दोबारा से इनपुट होगा। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा, 25। क्या 25 वेट ग्रेटर है 25 से, नो। तो फिर नो नीचे आएगा, इसके अंदर ऐड होगा, तो ये टोटल वेट कितना हो गया, 55। हाँ भाई मुझसे। फिर उसके बाद क्या ये 100 से ग्रेटर है, नो। तो दोबारा ऊपर जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है, 5। क्या 5 25 से ग्रेटर है, नो। तो वो टोटल के, तो कितना हो गया बेटा, 60। अब देखें 2-3 आइट्रेशन में आपको कहानी समझ आ जाती है, फिर आप इसको करते चले जाए अपने हिसाब से, डाटा को देखते। फिर आ जाए बेटा 10। क्या 10 ग्रेटर है 25 से, नो। तो टोटल वेट में आप क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। फिर दोबारा चलेगा, यहाँ पे भी लिख देते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, 10। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई, 15। क्या 15, 85, वेरी गुड। अब आया बेटा 35। क्या 35 25 से ग्रेटर है, यस।
रिजेक्ट 2 हो गया, फिर दोबारा से चलेगा, अब क्या है 20, 25 से ग्रेटर है, नो, 105, 105 100 से ग्रेटर है, यस, तो टोटल वेट में से वेट को निकालो, तो टोटल वेट में से, टोटल वेट हमारे पास 105, 105 में से 20 निकला, फिर कितना बचा 85, तो टोटल वेट आपका क्या हो गया सर 85, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आउटपुट वेट ऑफ द आइटम्स, टोटल वेट, नंबर ऑफ आइटम्स और रिजेक्ट, तो ये सारी की सारी चीजें आपने क्या कर देनी है सर, आउटपुट कर देनी है। भाई आप ये लिखेंगे जो मैसेज लिखा हुआ है ना इसके अंदर 85 तक आ गया, फिर उसके बाद आप ये लिखेंगे वेट्स ऑफ, जो कोटेशन में वो एज इट इज आ जाएगा, जो बेटा डबल कोटेशन में, वेट ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, अभी बता रहा हूँ ना, सबर तो करो, टोटल वेट है ना बेटा यहाँ पे, तो टोटल वेट कितना आया 85, तो वेट ऑफ आइटम्स कितना आ गया 85, फिर उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ रिजेक्टेड, तो यहाँ पे लिखते हैं आप नंबर ऑफ रिजेक्टेड, और उसमें क्या आ गया, दैट्स इट। समझ आ गई सर बात, सॉरी, तो चले बेटा, अब जरा वापसी जल्दी से सुन ले बात, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है हमसे, वो क्या डिमांड कर रहा है, इसमें कह रहा है कि वेरिफिकेशन चेक्स बताइए, कह रहा है टिक वन बॉक्स टू शो ईच चेक इज अ वेरिफिकेशन चेक ऑन इनपुट डाटा, वेरिफिकेशन चेक कौन सा भाई इसके अंदर, सिंपल है, ये सारा का सारा वैलिडेशन है, वैलिडेशन है, वैलिडेशन, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि वैलिडेशन वेरिफिकेशन क्या होता है, बस। चले अब जरा ये कहानी सुनो, अब इसके लिए आपको जो है ना ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए, यहाँ पे अब आपको जो चीज आनी चाहिए बेटा वो ये कह रहे हैं, फंक्शन लेंथ एक्स फाइंड्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एक्स, यानी एक्स की जो लेंथ है वो कौन निकाल रहा होगा, लेंथ का फंक्शन निकाल रहा, एंड अ फंक्शन सब स्ट्रिंग एक्स वाई और जी finds a substring of x starting position y and z character long, ठीक है, यानी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सब स्ट्रिंग की अगर बात कर रहे हैं तो सब स्ट्रिंग क्या करेगा, सब स्ट्रिंग करेगा ये बेटा कि एक्सट्रैक्ट करता है, मैंने आपको बताया था ना कि कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, मैं मुझे कोई करेक्टर उठाना है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार मुझे टी आर उठाना है, तो एक्स के अंदर मेरे मुझे क्या सेट करना होगा, कंप्यूटर साइंस, और वाई और जी के अंदर मुझे बताना होगा कि किस पोजीशन से उठाना है, और कितने जेड के अंदर बताना होगा कितने करेक्टर, यही बता रहे हैं ना ये, एक्स कितने पोजीशन उठाने हैं जेड के अंदर, सही है, लिखा हुआ है ना बेटा, हाउ हाउ करेक्टर्स लॉन्ग, ठीक है, फिर कह रहे हैं द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज पोजीशन 1, यानी 1 जो है वो सी को रिप्रेजेंट है, वेरिफिकेशन पूछा था उसने, डबल एंट्री है ना, सही है। चले अब जरा सुने, अब क्या बात बोल रहा है, शो द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आफ्टर ईच सूडोकोड स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, ठीक है, अली बेटा ये तो आंसर कर लोगे आप, इसका जरा आंसर बताओ, पार्ट 1 का क्या आएगा बेटा, वैल्यू असाइन हो रही है ना, क्या समझाऊं इसके अंदर, टी के अंदर क्या सेट होगा यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस ही सेट होगा यार, क्या बोला तुमने बेटा, यहाँ पी के, यार ये पी के अंदर वैल्यू असाइन हो रही है ना, सिंपल है ना, इसमें तो वेरिएबल असाइनमेंट कहलाती है ना ये, आपने कंप्यूटर साइंस पूरा पी में असाइन कर दी, ठीक है बेटा, यहाँ देखें, अब इन्होंने बोला लेंथ का फंक्शन, लेंथ का फंक्शन है और उसके अंदर इन्होंने क्या लिख दिया बेटा पी,
तो टोटल लेंथ काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 16 आ जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि आर के अंदर वैल्यू कौन सी असाइन हो रही है, सब स्ट्रिंग पी 10 पोजीशन से असाइन हो रही है और पी असाइन हो रही है। तो 10 पोजीशन तक पहुंचो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एस से असाइन हो रहा है और कितने 7 करेक्टर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे साइंस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो करवाया था मैंने फ्राइडे वाली क्लास में। अब ये कह रहा है कि आर की लेंथ बता दे, आर में क्या साइन हुआ बता। सही है, इतना आसान दिया हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है कि आर में से सब स्ट्रिंग लगाएं और फर्स्ट पोजीशन से लगाएं और कितने करेक्टर 3 करेक्टर्स उठा लेंगे। तो ये आर के अंदर क्या साइन हुआ है, साइंस असाइन हो गया आर के अंदर। तो आर की लेंथ मालूम करेंगे तो कितनी आएगी, और आर में से फर्स्ट पोजीशन में से 3 करेक्टर्स उठाएंगे तो कितना आएंगे। नेक्स्ट बेटा ये बोल रहा है राइट अ सूडो कोड स्टेटमेंट टू एक्सट्रैक्ट द वर्ड कंप्यूटर फ्रॉम पी एंड स्टोर इट इन वेरिएबल एफ। कैसे करेंगे, एफ लिखेंगे, एरो बनाएंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है सर, सब स्ट्रिंग पढ़ लो बेटा, सही है। पी में से उठाना है, ये रहा पी। कंप्यूटर उठाना है, पहली पोजीशन से उठेगा। कितने करेक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर है। एफ के अंदर स्टोर हो गया बेटा। सामने वाली हरकतें करो ना बेटा। अब बेटा डेटाबेस, डेटाबेस में क्या बोल रहा है, एक टेबल है जिसका क्या नाम दिया हुआ बेटा, परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस का टेबल हमारे पास मौजूद है, एक लोकल थ्रेडर की बात हो रही है, उसका अंदर जो टेबल मौजूद है उसके अंदर जो है ना वो शो नंबर है, टाइप है, टाइटल है, डेट है और सोल्ड आउट। सही है, 5 फील्ड्स है हमारे पास। और रोज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रिकॉर्ड्स है। रैकेट्स बोलते हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं, वो आपकी अपनी इंग्लिश है। ठीक है, और 5। ठीक है सर, 2 मार्क्स आपको इस बात के मिले। फिर कह रहा है कि गिव द वैलिडेशन चेक दैट कुड बी परफॉर्म ऑन द शो नंबर फील्ड। शो नंबर फील्ड के अंदर एक तो ये है कि ये प्राइमरी की लग रही है आपको शो नंबर, तो इसके ऊपर एक प्रेजेंस का वैलिडेशन लगा सकते हैं हम कि डाटा मस्ट बी एंटर्ड। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर एक सर्टेन फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एस एन और उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, तो यहाँ फॉर्मेट चेक भी आ सकता है। एक तरफ आप यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, फॉर्मेट चेक लिख दें, एक सर्टेन फॉर्मेट फॉलो करते हैं कि पहले करेक्टर्स हैं फिर लेटर्स नंबर्स हैं, या पहले नंबर्स हैं फिर, या डेट होती है पहले ईयर है फिर मंथ है फिर ईयर, इस तरह से। ठीक है, फॉर्मेट चेक हो गया। इसके अलावा प्रेजेंस चेक हो सकता है, रेंज चेक भी आ सकता है। रेंज चेक के अंदर आपको लोअर और अपर लिमिट दी हुई होती है। नहीं, बल्कि इसके अंदर एक मसला आएगा, रेंज चेक बल्कि नहीं, रेंज चेक यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर करेक्टर्स भी आ रहे हैं ना हमारे पास। ठीक है, फिक्स नंबर्स होते हैं ना ज्यादातर, वहां पे रेंज चेक लगता है कि इस बाउंड्री के अंदर नंबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लेंथ चेक लगा सकते हैं कि भाई आपके पास जो है ना वो 5 डिजिट का या 5 करेक्टर्स का जो है ना वो नंबर है, तो यहाँ पे आप लेंथ चेक लगा सकते हैं। ठीक है, लेंथ चेक आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लेंथ चेक के बारे में बताना नहीं, सिर्फ बताना, ये लिखना है कि नाम क्या है। 2 मार्क्स है ना, एक्सप्लेनेशन पूछता वरना पे। चले सर नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है शो द आउटपुट दैट वुड बी गिवन बाय दिस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी स्टेटमेंट। अब इसका आउटपुट हमने बता, इन्होंने डिस्प्ले क्या करना है सर, डेट और टाइटल। तो फील्ड पहले सॉरी सबसे पहले फील्ड मार्क कर ले सर,
सबसे पहले आप मार्क कर ले, क्या चीज है बेटा? डेट एंड टाइटल। भाई ये दो चीजें मार्क करनी है आपने, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करना है भाई? इसके ऊपर ये करना है कि जो नॉट सोल्ड आउट हो और टाइप जैज हो। ये तो आपको समझ आ गई बात। एंड लगा हुआ है, इसका मतलब टाइप लाजमी तौर पे जैज होनी चाहिए। लेकिन नॉट सोल्ड आउट का मतलब क्या है? सोल्ड आउट के अंदर जो डाटा टाइप होगी, मैं वैसे ही बता देता हूं, अभी अंदाजा हो जाता है सवाल पढ़ के ही। सोल्ड आउट के अंदर सेव होगा यस और नो, या ट्रू और फॉल्स। तो अगर यस होगा उसके ऊपर अगर मैं नो लगाऊं, नॉट लगाऊं, तो ये क्या बन जाएगा? नो बन जाएगा। क्योंकि नॉट सोल्ड आउट का मतलब ये है कि जहां पे क्या आ रहा हो। समझ आ रही है मेरी बात में? क्या आपने देखे भाई, देखें ये समटाइम इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको कोडिंग के अंदर भी दे रहा हूं, इस क्वेरी को ध्यान से ही पढ़ना। सही है सर। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जैस, जैस कहाँ पे आ रहा है? ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नॉट सोल्ड आउट मतलब ये कि जो सोल्ड आउट नहीं हुई हो ना। ठीक है, तो जहां पे क्या आ रहा हो? नो आ रहा हो। समझ आ रही है मेरी बात? पता चला, अब यस वाली क्वेरी लगा दो इसको, फिर आपके पास ये सारी क्वेरीज हो जाएंगी यस यस वाली। अली साहब, समझ आ रही है ना मेरी बात? नॉट सोल्ड आउट का मतलब ये कि जो सोल्ड आउट नहीं हुई है। तो ये वाली रो आपने मार्क कर ली, इसका डाटा ये डिस्प्ले होगा। पहले आएगा 03 नवंबर, और फिर आएगा ये आपके पास, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 03, फिर आएगा नवंबर। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कॉस्टिक इवनिंग। नेट अमाउंट खाली हो गया। चले बेटा वापसी आ जाए। अब ये इन्होंने स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। अब इसमें इन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 12 बेटा कह रहा है कि रीराइट दिस सूडो कोड एल्गोरिथम यूजिंग अ व्हाइल डू एंड व्हाइल लूप। तो सबसे पहले इसके अंदर आप देखें हो क्या रहा है। सबसे पहले इन्होंने बी को असाइन कर दिया फॉल्स। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने ये कर दिया कि नम चलेगा, नम इनपुट होगा। अच्छा, ये जो नंबर इनपुट हुआ है उसके बाद आपने ये लूप कितनी बार चलाया? 12 टाइम चलाया, और हर बार यूजर ने जो वैल्यू असाइन की है वो आपको क्या दे दी उसने? वो आपने ए काउंटर के अंदर असाइन की। यानी यार भाई भाई, यहाँ पर हमारे पास ए एक एरे, उस एरे के अंदर बेटा ये पोजीशंस हैं। ठीक है, 1 2 3 4, और इस तरीके से कहां तक जा रही है? 12 तक जा रही है। यूजर ने लेट सपोज नम के अंदर दे दिया 4। ठीक है, तो होगा ये कि काउंटर की तमाम पोजीशंस के ऊपर हम, अच्छा, कंपैरिजन किस तरह से करेंगे? नम 4 दिया हमने, और एरे के अंदर पहले से वैल्यू क्या हुई है बेटा? सेव हुई। ठीक है, और लेट सपोज यहाँ पर वैल्यू सेव हुई है, मैं कह देता हूँ 4 8, बल्कि 4 नहीं है 14 कह देते हैं, फिर 8 फिर 4। तो जब लूप चलेगा तो काउंटर जब 1 होगा बेटा, और नम के अंदर वैल्यू क्या सेव हुई थी हमारे पास यहाँ पे? 4। अब काउंट की वैल्यू फर्स्ट टाइम पे 1 होगी, तो क्या 4 बराबर है 14 के? नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। फिर दोबारा लूप चलेगा, फिर 2 से कंपेयर होगा, फिर 3 से कंपेयर होगा, फिर 4 से कंपेयर होगा। जैसे ही बेटा ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, तो हम लोग डी को क्या कर देंगे? ट्रू कर देंगे। सही है। और उसके बाद ये लूप आपका पूरा कितने टाइम चलेगा? 12 टाइम्स ही चलेगा। सही है, क्योंकि रुकना थोड़ी है लूप में। सही है। तो अब आपने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
क्या करना होता है सर, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने लूप चलाना एज इट इज आप चलाए ना, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने b इज इक्वल टू फॉल्स तो एज इट इज ही रखना है, इसको कैपिटल में कर लेते हैं। काउंटर भी लिखेंगे, टेंशन भी ले रहे हैं यार। फिर आ गया बेटा हमारे पास यहाँ पे, अब ये आपको पता होना चाहिए कि सर जब वाइल के लूप के साथ काम करते हैं तो काउंटर भी हम इनिशियलाइज करते हैं। फिर उसके बाद बेटा असल में वो चेक ही ये करना चाह रहा है कि आपको दोनों लूप आते हैं या नहीं आते। फिर आपने यहाँ पे क्या कर लिया, इनपुट नम कर लिया एज इट इज, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपकी इस लाइन के ऊपर चेंज आएगा, नेक्स्ट काउंटर के अंदर अपडेट होगी, और इसके अलावा काउंटर +1 होता है नेक्स्ट से पहले, ये चीज याद है। तो आपने वाइल लिखा, वाइल टू, और उसके बाद वही सारी लॉजिक है, इफ ए, फिर इसके अंदर आपने क्या लिखा बेटा, इक्वल्स टू नाम, और उसके बाद देन करके आपने वही सारी कहानियां, वही सारी चीजें, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी थी मैंने, ठीक है, और आसान है चीजें। और मैंने बताया था कि नेक्स्ट से पहले, यानी नेक्स्ट यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम वाइल लिखते हैं, और वाइल से पहले हमने क्या करना होता है बेटा, काउंटर +1। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा क्या है, एंड वाइल, और उसके बाद हमने काउंटर को क्या कर दिया, काउंटर +1 नहीं करेंगे तो लूप जो है वो इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि काउंटर 1 ही होगा, और 1 छोटा ही है 2 और 12 से, तो वो 12 से छोटा ही रहेगा और लूप चलता ही रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर काउंटर को +1 करना पड़ेगा, ताकि आपका प्रोग्राम बेटा एक टाइम पे जाके क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। ठीक है सर। आप पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द पर्पस, क्या पर्पस है भाई इसका, बी को ट्रू तो कर रहा है, लेकिन ये भी तो बताना है कि कर क्यों रहा है। ये कहलाता है लीनियर सर्च, के एरे के अंदर कहीं पे भी कोई वैल्यू मिल जाएगी तो फौरन से बी क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं चाहूं तो नीचे कोड के अंदर चेंजेस करके लिख सकता हूं कि बी इज इक्वल टू ट्रू, देन वैल्यू फाउंड, और एल्स वैल्यू नॉट फाउंड। सही है। इसने एक इनकम्प्लीट कोड दिया है, इसके अंदर और भी चीजें ऐड हो सकती थी, तो इन्होंने पर्पस पूछा है, हो सकता है कह सकता है वो, बिल्कुल कह सकता है। सही है। अब उसके बाद कह रहा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एंड वाइल टू एंड वाइल और रिपीट एंड। अब इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, एक तो ये कि वाइल स्टार्ट पे चेक होता है, रिपीट एंड में चेक होता है, वाइल ट्रू पे चलता है, रिपीट ट्रू पे रुकता है, और इसके अलावा अभी लिख देते हैं आपके साथ। वाह बेटा, ऐसा नहीं करना कि वो परेशान हो जाए। अच्छा, वाइल इज अ प्री कंडीशन लूप। मैं आपको इसीलिए तो बेटा कह रहा हूं कि आप जाके लेक्चर देख लो, उसमें मैंने पढ़ाया है एक्सप्लेन करते हुए, तो आप वीडियोस देख लेंगे, 28 लेक्चर्स हैं, सुकून से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। वाइल इज अ प्री कंडीशन लूप, इसको कहते हैं बेटा प्री कंडीशन लूप। वाइल इज अ प्री कंडीशन लूप, ये बेटा कौन सा लूप है, प्री कंडीशन लूप, पहले कंडीशन चेक होती है। जबकि रिपीट अंटिल जो होता है वो पोस्ट कंडीशन लूप, रिपीट इज अ पोस्ट कंडीशन लूप। फॉर काउंट जो है वो प्री काउंट कंट्रोल लूप है। फॉर काउंट जो होता है बेटा वो कहलाता है प्री काउंट कंट्रोल, काउंट कंट्रोल है वो, कंडीशन बेस्ड नहीं। फिर इसके अलावा वाइल चलेगा ही नहीं अगर कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, लेकिन रिपीट अंटिल हमेशा एक दफा लाजमी चलता है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। रिपीट लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। हो गए 3 पॉइंट। ये वाली मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा ना इसी वीकेंड।
आज देखो वंश में, अब यार एटलीस्ट वंस ना यार, एटलीस्ट वंस लिखेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एटलीस्ट वंस। आगे चले। अच्छा अब ये आप लोगों का बेटा, अब आप लोगों का ये सूडो कोड का ये क्वेश्चन रह गया। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मसला नहीं है, ये मैं आप लोगों को कल की क्लास में करवाऊंगा।